प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। आप उस वीडियो को देखिए, लगभग 47 से 48 मिनट का वीडियो है वो, 2 पार्ट में है। उसको पूरा देख करके ख़त्म करिए। एक बार में यदि समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए, ठीक है। वीडियो पढ़ाने से तो पहले उस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखिए बच्चे, बेसिक जो होता है ना, बेसिक को क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी चीज़ आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते हैं। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। जैसा कि पिछले टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब मतलब और ऑब्जेक्ट की चर्चा हमने की रखी है कि कैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है। हाँ, इसमें भी रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप उस वीडियो को देखिए, है ना। चलिए देखिए, प्रेजेंट टेंस तो हो चुका है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेजेंट पास्ट में कॉमन है। क्या कॉमन है कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन यदि वो प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है, तो हम कहते हैं कि इसकी वर्तमान की आदत है, सतत आदत है। लेकिन किसी व्यक्ति की पहले की आदत है जो भूतकाल में हो चुका है, उसको भी हम दिखाते हैं हैबिचुअल एक्शन में, ठीक है। और जो चीज़ें भूतकाल में हुई हैं, मतलब भूतकाल में अभी से कुछ देर पहले खत्म हुई हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। हाँ, बहुत बहुत पहले खत्म हो चुका होता है, हम उसको कहते हैं कि इसी मतलब सीक्वेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। देखिए होता क्या पास्ट इंडेफिनिट, इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए पास्ट एक्शन को बताने, पास्ट एक्शन अगर भूतकाल में जो एक्शन हो रखा है ना, उसको बताने के लिए करते हैं। भूतकाल की चीज़ों को दिखाने के लिए हम पास्ट एक्शन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा इसका प्रयोग, पास्ट एक्शन को प्रयोग करने की 2 वर्ब और है। जैसे एक वर्ब है यूज टू, जैसे कि आप मॉडल टू, वुड और भी की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, यही 3 चीज़ें हैं जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसकी पहचान, जैसे आप लोग आज तक पहचान पढ़ चुके हैं, इसको रुकिए थोड़ा सा। पहचानेंगे आप कैसे, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे। तो जिस वाक्य में के अंत में ता था, ई थी, ते थे तथा या, ये इत्यादि शब्द आए, उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं या पास्ट इंडेफिनिट करते हैं। दूसरी भाषा में ये सब कुछ चीज़ को न याद रखते हुए आप ये कहेंगे जिस कार्य का उल्लेख भूतकाल में हो, है ना, वो अभी अभी पूरा हुआ हो, है ना, तो उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसका एग्जाम्पल है, पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद आते हैं क्या, वर्ब। वर्ब की इसमें पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी हमारे पास अदर वर्ड बचते हैं, जैसे एडवर्ब वगैरह हो गया या कोई और वर्ड शब्द हो गया, तो उसके बाद देखिए सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, इसमें भी ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति जिस किसी काम को करता है, जो करता है वो होता है सब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट वाक्य के पहले में ही आए, ज़्यादातर तो पहले में ही आता है, लेकिन वो बाद में भी आ सकता है। कभी कभी एडवर्ब वाक्य के पहले में आ जाता है। जिस पर काम कर रहा है, जो चीज़ स्थिर है ना, जाने का काम। जैसे मैंने उसे कल एक किताब दिया, किताब कोई काम नहीं कर रही, किताब पर काम किया जा रहा है। जिस पर काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट, और जो प्रक्रिया उसमें होगी देने की, वो होता है। इतना जरूरी ना। तो देखिए, मैंने उसे कल एक किताब दिया, तो कौन दिया, मैंने, ये सब्जेक्ट हो गया। किसे दिया, उसे दिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। क्या दिया, सॉरी एक सेकंड, उसने उसे एक किताब दिया, किताब को देने का काम किया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसे दिया, जिस किसी को दिएगी वो अदर वर्ड्स में आएगा। क्या दिया, देने का काम किया।
कब दिया, कल दिया, ये हो गया एडवर्ब। इसीलिए सेप्ट्रा लगाया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसके हिसाब से हम बनाया करते हैं चीजें। देखिए मैंने दिया तो लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट है, और ऑफर्मेटिव कोई भी निगेटिव और कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं किया जा रहा है, तो हम इसको करेंगे क्या, ऑफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैंने दिया यानी आई, सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब देखिए वर्ब आएगा, है ना, देने का। देने का हिंदी इंग्लिश होता है गिव, फर्स्ट फॉर्म गिव होता है, हमें कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है, सेकेंड फॉर्म। क्या होगा, गिव, आई गिव, आई गिव, क्या दिया, किताब दिया। अब देखिए, अब इस तरह से वाक्य को जब हम बनाते हैं तो दो, एक होता है मतलब सब ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे डायरेक्ट हमारे पास दो वर्ब होते हैं, सॉरी दो ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आप इस तरह से हमेशा बनाने की प्रयास करते हैं कि आई गेव अ बुक, तो गलत माना जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा निर्जीव चीज होती है, जैसे किताब। तो पहले हम मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यूज करते हैं। तो देखेंगे किसको दिया हमने, उसको दिया, क्या दिया, तो इसमें हिम का प्रयोग करेंगे, आई गेव हिम। तब कहेंगे क्या दिया, अ बुक। कब दिया भाई, कल दिया। दिया मतलब देने का काम हो चुका है, यानी वो पास्ट में है, तो कल की इंग्लिश दो होती है, तो टू, एक तो होता है स्टरडे, एक होता है टुमारो। तो स्टरडे लगाएंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो भूतकाल में अगर कल की बात हो तो उसके लिए हम स्टरडे का प्रयोग करते हैं। एक कंप्लीट सेंटेंस था। कभी भी आप अगर आप इसको इधर करते हैं, जैसे मैं यहां पे बताऊं, आई गेव अब टू हिम, तब प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, स्टरडे। दोनों वाक्य सही है ना। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं तो ऐसे करेंगे। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है। किस तरह से, जैसे आप सवाल करेंगे कि मैंने उसे क्या दिया, जिस इस क्या के अंदर स्टोर होता है, मैंने कोई सामान दे दिया, रुपया पैसा देंगे, किताब देने का काम, तो जो इस क्या के अंदर दिया ना उसको कहते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन किसे दिया, तो किसी व्यक्ति को देंगे, किसी पर्सन को देंगे आप, तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका पहचान करना जरूरी, बस इतना ही पहचान में है कि जिसको, जिस शब्द को क्या, जिस वाक्य में क्या कहने से जो आंसर निकलता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस वाक्य में किसे कहने से जो आंसर निकलता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार और ध्यान दीजिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करते हैं, उसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्य सही है। आगे देखिए, उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा। देखिए लिखने का काम क्या हो चुका है, भूतकाल में पूरा हो चुका है, तो कहेंगे क्या, हो सकता है अभी पूरा हुआ हो, 10 मिनट पहले ही पूरा हुआ हो, उस तरह। किसने लिखा, उसने, तो ही। यहाँ पर आप सी भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ही। अब कहेंगे देखिए क्या वर्ब आएगा, सेकंड फॉर्म। तो राइट होता है लिखने का, और रोट होगा सेकंड फॉर्म, राइट का रोट सेकंड फॉर्म। आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, माता पिता। आई रोट लेटर किससे लिखा, अपने माता पिता को लिखा, तो लिखेंगे क्या, टू, ठीक है। ही के हिसाब से लगाएंगे हिज पेरेंट्स, माता पिता के क्या होगा, पेरेंट्स। ही रोट अ लेटर टू हिज पेरेंट। यदि हम इसे सी से बनाते हैं, अगर आप ही मतलब उसने को अगर इंग्लिश आप सी रखते हैं, किसी महिला को रखते हैं, तो यहाँ पे सी लगाएंगे तो यहाँ पे हर लगाना पड़ेगा, बस इतना चीज करना पड़ेगा। देखिए आगे क्या है, वह विद्यालय जाया करती थी। देखिए जो एक किसी चीज का, किसी व्यक्ति का या किसी महिला का हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, वो भी किसमें, पास्ट में। पास्ट की आदत है कि वह स्कूल जाया करती थी या वह विद्यालय जाया करती थी। देखो इसको कितने तरीके से बनाएंगे। पहले देखिए सिंपल में क्या होगा कि ये होगा सब्जेक्ट, तो कहेंगे क्या, जाया करती थी, तो समझ पा रहे होंगे आप कि ये भाई कोई महिला है, तो सी लगाएंगे। सी, जाने के इंग्लिश क्या होते हैं, वेंट,
वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। देखिए ये जो गो मतलब गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, ये पास्ट इंडिफिनिट की हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, लेकिन क्लियर तौर पे जो हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए एक वर्ब आती है यूज टू। शी यूज टू गो टू स्कूल। अगर आपको कहीं वुड का भी प्रयोग हो तो ऐसे करेंगे, शी वुड गो टू स्कूल। बच्चे कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही है, तीनों सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता है अगर हम पास्ट में रेगुलर एक्शन को दिखाते हैं तो यूज टू का प्रयोग करते हैं, ये सबसे सर्वोत्तम है। उसके बाद हम इसका भी प्रयोग करते हैं, चल तो ये भी जाएगा, गलत नहीं होगा, है ना, लेकिन आप तीनों में से इसका प्रयोग करते हैं तो ये माना जाता है कि आप इंग्लिश अच्छा खासा जानते हैं, ठीक है। यानी ही वेंट टू स्कूल, ये भी ठीक है, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, ये भी ठीक है, ही वुड गो टू स्कूल, तीनों सेंटेंस है, कोई दिक्कत। चौथा सेंटेंस है, उसने अपना पाठ याद कर दिया है। जिस किसी ने याद किया वो सब्जेक्ट होगा, उसने क्या याद किया है, पाठ, अपना पाठ। कौन याद किया है, उसने, जो वर्ब होगी याद करना, है ना, याद कर ले। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, सेकेंड फॉर्म होती है लर्न, LEARN। कहीं कहीं आप लर्न भी देखते हैं, ये भी सही है, लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा यही चलता है, ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है। लर्न इज लेसन। नेक्स्ट, वह प्रतिदिन स्कूल जाया करती थी। देखिए फिर पहले की तरफ आपकी एकदम रेगुलर एक्शन बताया जा रहा है कि पास्ट इंडिफिनिट की रेगुलर एक्शन की बात की जा रही है। तो वह प्रतिदिन स्कूल जाया करती थी, जिसको इस वाक्य में बनाएंगे, शी यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। देखिए ये वर्ब है, कब जाया करती, प्रतिदिन जाया करती थी। ये पूरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है, इसको हटाकर यहाँ भी लिख सकते हैं आप, प्रतिदिन वह स्कूल जाया करती थी, है ना, कहीं लगा देंगे। डेली का प्रयोग पहले करें बाद में करें कोई दिक्कत नहीं, ये एडवर्ब है। आगे देखिए थोड़ा सा सीरियस सेंटेंस है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने बीवी बच्चे तक को त्याग दिया था। खासतौर पे इंटरमीडिएट के छात्र ध्यान देंगे, किसने त्याग दिया था भाई, राजा हरिश्चंद्र। क्या पूरा करने के लिए, है ना, वर्ब क्या है, त्याग देना। एक दो बार गया है, एक बार वर्ब यहाँ पे त्यागना है। किसको त्यागा था, अपने बीवी बच्चों। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, क्या पूरा करने के लिए, अपने वचन को निभाने के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए। ध्यान से समझिए, जब तक आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ठीक तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए देखिए, पहली बात तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, आगे जैसे होगा देखते रहते हैं। राजा हरिश्चंद्र, तो द किंग हरिश्चंद्र, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, राजा हरिश्चंद्र। देखिए द इसलिए लगाया ना कि राजा हरिश्चंद्र पूरे विख्यात थे अपने टाइम पे, आज भी उनकी बातों को लोग अनुसरण करते हैं, तो द लगाते हैं, ठीक, नहीं लगाएंगे तो गलत नहीं है, लेकिन लगा देंगे तो भी गलत नहीं है। क्या किया भाई, सब्जेक्ट आ गया, अब आना है क्या, वर्ब आना है, त्यागना। त्यागने की इंग्लिश होती है गिव अप, हिंदी में गिव अप लिखते हैं, गिव अप। वैसे तो अबंडन भी होता है, अबंडन, लेकिन फॉरसेक भी होता है एक वर्ड, फॉरसेक। लेकिन ये गिव अप किसी चीज को त्यागने के लिए स्पेशली वर्ब में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्या, गेव अप, गेव अप। राजा हरिश्चंद्र ने त्याग दिया, क्या त्याग दिया भाई, अपने बीवी बच्चों को, ठीक है। तो देखिए, तो लिखेंगे क्या, हिज वाइफ,
वाइफ एंड सन, हिज वाइफ एंड सन। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे हमने कह देते कि बीवी बच्चे तक को भी, अगर भी लगाते हैं यहाँ पे, जैसे पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था, तो यहाँ पर भी हम इवन लगाते हैं, इवन, है ना। तो किंग हरिश्चंद्र गेव अप इवन, जोर दिया जा रहा है राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने बीवी बच्चे तक को भी त्याग दिया। तो इवन लिखेंगे, इवन हिज वाइफ एंड सन, ठीक है। ये हो गया, मतलब अगर इतना सेंटेंस बोले कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने बीवी बच्चे को भी त्याग दिया, तो सेंटेंस पूरा है। लेकिन आगे कुछ और वर्ड जुड़ रहा है, क्या? देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आगे क्या है? क्या करने के लिए? अपने वचन को पूरा करने के लिए, यानी तो कहेंगे टू फुलफिल, टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। किसको पूरा करने के लिए भाई? अपने वचन को, टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। द किंग हरिश्चंद्र गेव अप इवन हिज वाइफ एंड सन टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस, ठीक है। कि यहाँ पे फुलफिल को स्थान पे हटाकर एक और शब्द आता है कीप, टू कीप हिज प्रॉमिस। सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। थैंक यू।